सर मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि मेरे पास बहुत से ऐसे पुरुषों का फ़ोन आता है जिनके मन में ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि सीमन एनालिसिस जो होता है टेस्ट उनका, तो कई कई बार उनको ये बोल दिया जाता है कि तुम्हारा वीर्य गाढ़ा है या तुम्हारा वीर्य पतला है या तुम्हारा काउंट कम है या इसकी मॉर्फोलॉजी मोटिलिटी कम है, या उनको कई कई बार ये बोल दिया जाता है कि इससे तुम्हारा काम नहीं होगा या तुम्हारी रिपोर्ट ओके है। तो इसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं इस सीमन एनालिसिस को लेके, तो आप इसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें क्लियर कीजिए जिससे उन पुरुषों को सावधानी हो और उनको सावधानी बरतने में हो, तो वे लोग जान सके कि इसमें एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या है और उन्हें क्या करना चाहिए। ओके, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी, आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, का संचालक हूँ। मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं इनफर्टिलिटी, IVF, ICSI और फीटल मेडिसिन का काम करता हूँ। मेरी वाइफ डॉक्टर मिसेस रिंकू बैनर्जी एक बहुत अच्छी एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं और हम रेगुलरली टेस्ट ट्यूब बेबी, ICSI, ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र रेगुलरली करते हैं और हम कभी बहुत बड़े बैचेस में नहीं करते ताकि सबको एक इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट मिल सके। ये जो क्वेश्चन है सीमेन एनालिसिस का, ये मेरे पास भी बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है और लोगों को ये समझ में नहीं आता कि सीमेन एनालिसिस को पढ़ें कैसे। क्योंकि कोई भी गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं वो सीमेन एनालिसिस को एक सरसरी तौर पे दे दिया जाता है। कई लोगों को काउंट को लेके भ्रम रहता है, वो काउंट को कई बार मिलियन की जगह परसेंट बोलते हैं। कई लोग ऐसे बोल देते हैं कि हमारा वीर्य पतला है, हमारा वीर्य गाढ़ा है। तो एक ये सब्जेक्टिव चीज़ होती है, तो उसको लेके भी भारी परेशानी होती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें बताऊंगा जो एक वीर्य को जांचने के लिए जो रिपोर्ट मिलती है, उस रिपोर्ट को कोई बंदा कैसे पढ़े, उसको जानने के लिए एक हमारे पास में एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि नॉर्मल क्या है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये एक हमारी टेक्स्ट बुक है जो क्लिनिकल गायनिकोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी एंड इनफर्टिलिटी, ये एक टेक्स्ट बुक है, मतलब हमारी पाठ्य पुस्तक है इनफर्टिलिटी की। इसमें यदि आप देखेंगे तो सीमेन एनालिसिस की एक नॉर्मल रेंज लिखी हुई है, मतलब वो कितनी मात्रा में होना चाहिए, 1.5 to 5 ml। उसका pH, उसका विस्कोसिटी, ये सब चीज़ें कॉमन आदमी को समझ में नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो कॉमन आदमी को समझ में आती है वो होती है स्पर्म कंसंट्रेशन, मतलब स्पर्म काउंट कितना है। तो स्पर्म काउंट जो है 20 मिलियन के ऊपर होना चाहिए। केवल वो वाली चीज़ पढ़ें जिसमें कि लिखा हो कि कितना काउंट है। ये परसेंट में नहीं रहता, ये मिलियन पर ml में रहता है। ये 20 मिलियन के ऊपर यदि हो, आप इसका यदि लोएस्ट लिमिट देखेंगे तो जो सीमेन एनालिसिस की लोएस्ट लिमिट है, जिसमें कि बच्चा होने में थोड़ी परेशानी होती है, इसके नीचे ऐसा नहीं है कि इसके नीचे होने से बच्चा नहीं होता। तो टोटल स्पर्म कंसंट्रेशन 15 मिलियन तक भी नॉर्मल कहलाता है। कई जगह कई रिपोर्ट में यहाँ 60 से 120 मिलियन नॉर्मल रेंज लिख देते हैं, तो नॉर्मल वाले काउंट भी परेशान हो जाते हैं। फिर आप देखोगे एक परसेंट मोटिलिटी लिखा हुआ है। ये जो मोटिलिटी है, ये मोटिलिटी मतलब स्पर्म कभी भी स्टैटिक नहीं रहता, वो चलता है, वो अंडे की खोज में आगे बढ़ता है, बच्चेदानी में आगे बढ़ता है। तो उसका टोटल चाल 100 में से यदि 50% से ज़्यादा है तो वो नॉर्मल है। इसमें फॉरवर्ड प्रोग्रेशन और ये सब देखने की बहुत ज़रूरत नहीं है। टोटल मोटिलिटी कितनी है वो परसेंट में होती है, काउंट मिलियन में होता है। एक वर्ड और आता है मॉर्फोलॉजी, मतलब आकृति कैसी है। वो यदि 50% के आसपास नॉर्मल हो, 30% नॉर्मल हो, और जो लोएस्ट लिमिट है वो आप देखोगे 32% की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी मतलब आकार यदि 4% से ऊपर, ये यदि एक चीज़ मिलती है तो ये बंदा, जैसे हमारे यहाँ का सीमेन एनालिसिस है उसमें आप देखोगे ये जो टाइम ऑफ कलेक्शन है, इस टाइम ऑफ कलेक्शन में कई बार इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं। इसके 45 मिनट तक यदि आप घर से ला रहे हैं या फिर आप लैब में दे रहे हैं तो उसको कभी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर या बॉडी टेम्परेचर में ही 45 मिनट के आसपास यदि आप लैब में ले आते हो तो काम हो जाता है। यदि आप इसको रात में कलेक्ट करते हो, सुबह लाते हो, तो उस सीमेन एनालिसिस का कोई मतलब नहीं होता। यदि आप इस सीमेन को बाहर से लाते हो और उसको फ्रिज में रख देते हो तो उस सीमेन एनालिसिस का कोई मतलब नहीं होता। कितने दिन का गैप होना चाहिए?
इसको लेके भी भारी भ्रम है। बच्चे कभी भी गैप के इंटरकोर्स में नहीं होते, अधिकतर रोज भी होते हैं या फिर एक दिन छोड़ एक दिन भी होते हैं। इसलिए एब्सटिनेंस का आजकल बहुत रोल नहीं है कि आपको कितने दिन का गैप रखना चाहिए। यदि आप एक दिन का भी गैप रखे हैं तो भी वो सीमेन एनालिसिस मान्य होता है, क्योंकि उसी से बच्चा हुआ। यदि आप इसका देखोगे वॉल्यूम कितना, मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1.5 ml से 5 ml तक का वॉल्यूम नॉर्मल है, मतलब उसकी मात्रा कितनी निकलती है ये आपको जानने की बहुत ज़रूरत नहीं है। जो मेन मुद्दा है वो है काउंट। काउंट कितना है इस बंदे का, 85 मिलियन है, मतलब ये 15 मिलियन से ऊपर है, मतलब नॉर्मल है। यदि आप इसकी चाल देखोगे तो टोटल मोटिलिटी 88% है, मतलब 40% से यदि ऊपर है तो नॉर्मल है। अब प्रोग्रेसिव कितना है इतना आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है मॉर्फोलॉजी, कि मॉर्फोलॉजी कैसी है। यदि मॉर्फोलॉजी मतलब उसका आकार और प्रकृति कैसी दिखाई दे रही माइक्रोस्कोप में, वो भी माइक्रोस्कोप में लिखते हैं पैथोलॉजिस्ट। यदि वो यहाँ 82% है, यदि 4% से ऊपर अच्छा है तो वो नॉर्मल है। दूसरी चीज़ें आपको देखने की बहुत ज़रूरत नहीं है। और यदि ये सीमेन एनालिसिस किसी एक अच्छे लैब से एक बार हो जाए तो वो सीमेन एनालिसिस मान्य रहती है। अतः मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने दो चीज़ दिखाई, एक टेक्स्ट बुक दिखाया और एक रिपोर्ट दिखाई। ऐसी ही रिपोर्ट अमूमन सब जगह बनती है और उस रिपोर्ट को लेके आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो कि आप में स्पर्म काउंट कितना है, उसमें कितना परसेंट मोटिलिटी है और कितना परसेंट 100 में से कितने स्पर्म अच्छे दिखने वाले हैं। जो मोटिलिटी है उसमें गड़बड़ी को हम टेराटोजूस्पर्मिया बोलते हैं, एस्थेनोजूस्पर्मिया बोलते हैं। और जो मॉर्फोलॉजी है जिसमें आकार प्रकृति खराब हो उसको हम टेराटोजूस्पर्मिया बोलते हैं। जो स्पर्म काउंट यदि कम है 15 मिलियन है तो उसको हम ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, और यदि स्पर्म काउंट निल है तो उसको हम एजूस्पर्मिया बोलते हैं। आशा है आपको इन बातों से एक सीमेन एनालिसिस को समझने में आसानी होगी और आप एक उचित निर्णय ले सकोगे कि आपको क्या करना चाहिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।